मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ को कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ। मैं उस टाइम बहुत कंफ्यूज थी। अराउंड 24 इयर्स बैक आई मेट एन रोड एक्सीडेंट और मुझे जिसमें बहुत सीवियर इंजरी हुई। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरी इंजरी 4 इयर्स बैक हुई थी स्विमिंग पूल डाइव से। मैंने डाइव करी, मेरा सर लगा ज़मीन में और फिर नेक टूट गई। बस उसके बाद से आई एम अ क्वाड्रिप्लीजिक। बेशक हम माइनॉरिटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दोगे। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डे टू डे रूटीन में नॉर्मल ह्यूमन बींग समझ भी नहीं पाते। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कहीं से भी कहीं तक कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। पर आप नॉर्मल लाइफ के बाद अगर व्हील चेयर पे आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो क्या आपको लगता नहीं कि ऐसी जगह पे गवर्नमेंट की थोड़ी सी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? जितना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, बहुत सारी स्कीम्स होने के बाद भी लोगों तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो वर्कर्स हैं या जो बाकी के स्टाफ है, उन्होंने उतना इजीली एक्सेप्ट करते हैं। एक तो बी अ वुमन एंटरिंग इनटू अ मेल डोमिनेंट बिजनेस, दूसरी तरफ लोग हैं जो एक बहुत ही नेगेटिव बबल में ये सोच के कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। माइंडसेट अगर उसका पॉजिटिव है तो लाइफ में उसके लिए कुछ भी करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मुझे लगता है लाइफ बहुत इजी है। अगर हमारी ज़रूरतें हैं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ज़रूरतों को पूरा करना। Hi everyone, my name is Pearl Gupta and I'm a C5 level quadriplegic. We're starting a brand new series, Disability on Disability, through a media channel, Dil Se Abled. Through this series, we want to show that two people with similar disabilities can have completely different life, different journey, different opinions, different experiences, and completely different perspectives. We just want to show that there is no one way to live a disability or no right way to live a disability. And today, on the first episode, we have Madhvi Hans. Hi Madhvi, welcome to Disability on Disability. So, can you introduce yourself a little bit? Hello Pearl, I'm Madhvi Hans. My injury level is D12 and around 24 years back I met an road accident और मुझे जिसमें बहुत सीवियर इंजरी हुई और तब से मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ। तो माधवी जी, अभी इतने 24 इयर्स हो गए आपकी इंजरी को। मतलब ऑलमोस्ट 24 साल से, मोर देन 24 इयर्स से आप व्हीलचेयर पे हैं। तो वहाँ की वो जर्नी कैसी थी? ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट थी क्योंकि आप अगर बाय बर्थ आपको कुछ कोई डिसेबिलिटी होती है तो उस लाइफ को आपको नॉर्मल लाइफ और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर पाते हो और आप लाइफ को बड़ी इजीली मूव ऑन कर सकते हो। पर आप नॉर्मल लाइफ के बाद अगर व्हील चेयर पे आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जब आप नॉर्मल लाइफ से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये जर्नी शुरू की स्टेज में काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, धीरे-धीरे ये चीज़ें ईज़ी होती चली गई। पल आप अपना बताइए कि व्हाट अबाउट योर जर्नी? आपका कैसे ये इंजरी हुई? और मेरी इंजरी 4 इयर्स बैक हुई थी स्विमिंग पूल डाइव से। तो हाँ, मैंने डाइव करी, मेरा सर लगा ज़मीन में और फिर नेक टूट गई। बस उसके बाद से आई एम अ क्वाड्रिप्लीजिक, तो चेस्ट डाउन, आई एम पैरालाइज्ड। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना कुछ डिफ़िकल्ट लगा या फिर आप इज़िली उसमें मूव ऑन कर पाए? मेरे लिए एक्सेप्ट करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए जो चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी वो ये थी कि मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है बाय बर्थ। वो 100% डिसेबल्ड है और एक 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑलरेडी घर में है। प्लस फिर एक और, अब मेरी भी 90% डिसेबिलिटी थी, तो मैं वैसे भी अपने घर वालों पे या केयर गिवर्स पे, हेल्पर्स पे डिपेंडेंट हूँ। तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट था कि अब मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हूँ। तो कैसे आप इससे बाहर निकले? मतलब मेरे फैमिली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग। और प्लस आई थिंक
उनको देख के एक तो स्ट्रेंथ मिलती है। तो उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करी मेरे लिए वो ये था कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि नहीं अब आप डिसेबल्ड हो गए, अब आप चीज़ें कर नहीं सकते हो। हमेशा उन्होंने मुझे एनकरेज किया। चाहे मैं अब जैसे मैं एक पीयर काउंसलर भी हूँ, तो वहीं से वो मोटिवेशन आई, वहीं से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। लोगों ने मुझे बोला कि आप मोटिवेट कर रहे हो, तो वहीं से मेरे को लगा कि मुझे पीयर काउंसलिंग में जाना चाहिए, जिससे मैं अपने जैसे और लोगों की हेल्प कर सकूँ किसी ना किसी मीडियम से। प्लस अभी रिसेंटली मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है। मतलब दे वर ऑलवेज देयर टू एम्पावर मी एंड मोटिवेट मी, पुश मी कि आगे बढ़ो, रुको मत। आपके लिए ये बड़ा पॉजिटिव रहा कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। मेरा भी सेम रहा कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरे एल्डर ब्रदर हैं, जो ब्रदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इससे बाहर निकलने के लिए। और उनका भी यही कहना था कि आप लाइफ में जो करना चाहते हो, जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप वो करो, तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उससे मुझे लगता है कि एक व्हीलचेयर यूज़र के लिए, एक स्पेशली एबल्ड के लिए चीज़ें थोड़ा इजी हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। माधवी जी, आप बिजनेस भी रन कर रहे हैं, आप एनजीओ भी रन कर रहे हैं, आप पैरा एथलीट भी रह चुके हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 1.5-2 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब मैं घर आई तो मुझे चीज़ें एक्सेप्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। और मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज में पेंटिंग्स काफ़ी बनाया करती थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ़ को कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ। मैं उस टाइम बहुत कन्फ्यूज़ थी। तो घर आके मैंने कुछ दोबारा से पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, और जिसमें मैंने ऑयल पेंटिंग्स पे मैं पहले भी बहुत कंसंट्रेट करती थी, तो कुछ पेंटिंग्स बनाई और कुछ एग्जीबिशंस लगानी शुरू करी। तो उससे मुझे लगा कि मैं अपना थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज कर पाऊँगी। कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ़ को दोबारा से कलरफुल कर पाऊँगी, और मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई और एग्जीबिशन से स्टार्ट किया। तो काफ़ी 2-3 साल ऐसे चलता रहा, तो मेरे ब्रदर ने कहा कि आप अगर पूरा टाइम घर के घर में रहोगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी लिमिटेड, अंदर ही अंदर घर के उसमें रहोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा बाहर निकलो और मेरे साथ ऑफ़िस चलो, हाँ, फैमिली बिज़नेस जॉइन करो, तो धीरे-धीरे आप कुछ लर्न करोगे। तो उस टाइम मेरे लिए वो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं थी, मैंने मास्टर डिग्री किया था इंग्लिश में। तो ब्रदर के कहने पे मैंने बिज़नेस जॉइन किया, उनके साथ मैं बिज़नेस में रही। तो आई एम इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंस, परचेज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगी। तो धीरे-धीरे मुझे बिज़नेस के साथ-साथ लगा कि मैं कुछ और भी इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ। तो 2015 में मैं मेरी एक फ्रेंड थी प्रज्ञा, जो पहले से ही स्पोर्ट्स में थी, उनके एनकरेज करने के बाद मैंने एथलेटिक्स जॉइन किया। तो उससे पहले मैं पैरा स्पोर्ट्स में मेरा कभी ध्यान नहीं गया। तो एथलेटिक्स में मैं डिस्कस थ्रो, जेवलिन और शॉट पुट में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, और लकीली अगले ही साल मेरी इंडिया टीम में सिलेक्शन हुई और मैं दुबई मैच खेलने के लिए गई। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे लगा कि व्हीलचेयर बाउंड होने के बाद मैं जब ये कर सकती हूँ तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने के लिए। तो मैंने गेम्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वो मेरे लिए एक टर्निंग फेज़ था। तो आप अपना बताइए कि आपका कैसे, आप पहले से ही शायद स्पोर्ट्स में रहे हो, तो उसके बाद कैसे? तो मैं पहले भी स्विमर थी, नेशनल लेवल्स तक मैंने स्विमिंग करी हुई है। और बस इंजरी के बाद भी पहले तो लगा नहीं था कि अब, क्योंकि जब आप 90% पैरालाइज्ड हो जाते हो, तो क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, स्विमिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अभी एकदम से हुआ कि ना मेरे हाथ ढंग से चल रहे हैं, पैर तो चल ही नहीं रहे हैं। तो अभी इस चीज़ को तो आगे परस्यू करने का कुछ मेरे को तरीका ही नहीं पता था। और प्लस क्योंकि मेरी जो इंजरी है वो स्विमिंग की वजह से ही हुई थी, तो इनिशियल कुछ टाइम के लिए मेरे घर वाले भी थोड़ा फियरफुल थे उस चीज़ को लेके कि नहीं दोबारा, तो क्योंकि हाइड्रोथेरेपी भी उन्होंने करने नहीं दी थी। हॉस्पिटल में मुझे सजेस्ट किया गया था, बट अगेन मेरे घर वालों को लगा कि शायद
वो एक और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है, ये वो ट्रॉमा दोबारा से हिट कर सकता है। बट देन फिर डॉक्टर विक्रम हैं, डॉक्टर KSNR मेरे रिहैब के, तो उन्होंने फिर मुझे पुश किया कि नहीं तू कर सकती हो स्विमिंग, तुझे करनी है कि नहीं करनी। बहुत एकदम ऐसे उन्होंने ब्लंटली पूछा, मैंने कहा सर करनी है। मतलब ऑफ कोर्स जो स्पोर्ट आप हमेशा से खेले हो, बचपन से खेले हो, अभी आपने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ ऐसा फोबिया नहीं था दोबारा से उसी को ट्राई करने का? बिल्कुल भी नहीं, ये एक कभी भी नहीं। पॉजिटिव चीज थी तो। हाँ, मैं बहुत वो टेम्प्ट हो जाती थी, मेरे को तो बहुत मन करता था कि हाइड्रोथेरेपी भी जब मैं देखती थी कि हॉस्पिटल में हो रही है, तब भी मेरे को बहुत मन करता था। फिर लगता था कि नहीं, शायद मेरे घर वाले, मेरी फैमिली उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो उस टाइम तो मुझे भी जिद करना ठीक नहीं लगा बिल्कुल भी। और तो मुझे फिर पता भी नहीं था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट देन एक बार बस जैसे ही विक्रम सर ने मुझे निकाला, उतारा पानी में, आई वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, तो बस वहाँ वो मेरी स्पोर्ट जर्नी वो हुई कि कैसे मैं वापस स्विमिंग में आई। अब बिजनेस मैंने इस तरह ज्वाइन किया कि अभी रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हो गई थी। यस, तो मतलब मार्च दिस ईयर। तो फिर वही लगा कि नहीं, अब मतलब मेरे ब्रदर थे ही ऑलरेडी, उन्होंने आई थिंक 4 years बैक स्टार्ट कर दिया था, ज्वाइन कर लिया था फैमिली बिजनेस। बट फिर सबको लगा कि नहीं, देयर शुड बी समवन एल्स ऑल्सो जो यही सेम चीज़ आगे वो करे। तो तब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है। तो आपका वैसे पहले कुछ इंटरेस्ट कहीं और था या करियर को लेके या? हाँ, मतलब एक तो मुझे पीयर काउंसलिंग करनी थी, वो मैंने हमेशा से सोचा हुआ था। अब करियर को लेके तो ऐसा कुछ नहीं, हमेशा से वही था कि अच्छी ठीक ठाक जॉब लग जाएगी एमबीए करने के बाद। मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट था, तो ये लगा कि हाँ, मतलब कोई अच्छी सी मार्केटिंग या तो फर्म ज्वाइन करूँगी या कोई ऐसी जॉब ज्वाइन करूँगी जहाँ पे बढ़िया अपना काम चलेगा। कभी ये नहीं सोचा था कि बिजनेस ज्वाइन करूँगी, मतलब ये तो मेरे कभी से माइंड में नहीं था। मुझे कभी बोलते भी थे तो मैं हमेशा मना ही करती थी कि मेरे बस की नहीं है मैन्युफैक्चरिंग या स्टील इंडस्ट्री में घुसना, बिल्कुल भी। बट हाँ, वही होता है गॉड के, मतलब गॉड को आपके लिए अलग ही प्लान्स होते हैं। तो माधवी जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप एनजीओ बहुत टाइम से चला रहे हो, एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लैक करती है डिसेबिलिटी सेक्टर को हेल्प करने में, एम्पावर करने में, या मतलब छोटी छोटी ज़रूरतें ही पूरी करने में। तो डू यू थिंक कि एनजीओज वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए? एक्चुअली काफ़ी साल पहले मुझे जब अपनी पेन फील होती थी तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ जिनको सोसाइटी या कई बार फैमिलीज़ भी उतना सपोर्ट नहीं करती है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं तो फैमिली की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड में मैं काम करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ। जहाँ मेरे ट्रीटमेंट हुआ था मैंने वहाँ से डाटा इकट्ठा करते करते एक एक ग्रुप बनाते बनाते मैं 10 स्टेट्स तक मैंने इसको स्प्रेड किया और मेरे लिए डिफ़िकल्ट था उस टाइम। पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं काम करने लगा कि जितना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, बहुत सारी स्कीम्स होने के बाद भी लोगों तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत बार लोग इतना अवेयर नहीं होते। बहुत लोगों की स्टडीज़ पूरी नहीं होती, उनको एजुकेशन कंप्लीट ना होने की वजह से उतनी अवेयरनेस नहीं होती और इंजरी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें वो बीच में छोड़ देते हैं। उनको पता नहीं होता कि हमें गवर्नमेंट से कब, कहाँ और कैसे बेनिफिट्स लेने चाहिए, स्कीम्स क्या होती हैं इसके लिए। तो कई बार एनजीओ इन छोटी-छोटी चीज़ों को गवर्नमेंट और लोगों के बीच का जो एक गैप फुलफ़िल करने के लिए एनजीओ कहीं न कहीं एक काम ऐसा कर पाता है जहाँ वहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम 100% लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, पर फिर भी कुछ पार्ट में भी कुछ लोगों तक भी आप अपनी हार्ड वर्क से कोई पॉजिटिविटी फैला सकते हो। अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स को, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को अगर आप लोगों तक पहुंचा सकते हो तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ आसान हो सकती है। नहीं,
एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई स्टिल फील कि ये काम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी करने चाहिए। गवर्नमेंट करती है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी काम कर रही है। मोदी जी इसके लिए बहुत मोदी जी के आने के बाद काफ़ी इसके लिए काम हो रहे हैं, पर लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। कई बार उनको इतना अवेयरनेस नहीं होती है। वो एक लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो अपने बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं। जब हमारी एनजीओ ने ये स्टार्ट करना शुरू किया कि अ, लोगों तक उन बेनिफिट्स के बारे में बताना, अवेयरनेस उनको देना, उनके पेपर्स को कंप्लीट कराकर उनके बेनिफिट्स कैसे पूरे हो सकते हैं, उनके लिए यूडीआईडी कार्ड कैसे बनेगा, उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, पेंशन कार्ड्स कैसे बनेंगे, अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्कीम्स कैसे उनके लिए हो सकती हैं। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, पर मुझे लगता है कि लोग वहाँ तक सही बेनिफिट तक पहुँच नहीं पाते हैं कई बार। नहीं, मेरा अब इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाल दी, ठीक है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही हैं। बहुत हन जगह ऐसा है हाँ, कि बहुत जगह पे नहीं हो रही हैं। तो फिर जितना कई बार गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स होते हैं, लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। कहीं न कहीं उसकी कमी तो देखो है ही। मुझे लगता है कि एनजीओज़ को, कुछ कंपनीज़ को मिलकर कुछ ऐसा कहीं न कहीं एक मिलकर ये चीज़ें करनी चाहिए। 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, पर मुझे लगता है मिलकर शायद करेंगे तो चीज़ें कुछ ना कुछ ईज़ी ज़रूर होंगी। नहीं, मेरा वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी हमें एनजीओ का ही सपोर्ट लेना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मेट्रो स्टेशन पे गवर्नमेंट ने रैम बिल्ट कर दिया, अपना बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हमने तो बना दिया। वो रैम किस एंगल पे है, ठीक है, और फिर वो रैम्स या तो लॉक रहते हैं, टूटे पड़े रहते हैं, उन पे कोई ना कोई सामान लगा रहता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि ऐसी जगह पे गवर्नमेंट की थोड़ी सी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डेफिनेटली होनी चाहिए। कि वो मुझे कोई भी साइन बोर्ड हाँ, लगाएं? डेफिनेटली होनी चाहिए। बहुत जगह पर व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए रैंप्स, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं सिटी में। और अगर आप आउटस्कर्ट्स में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, तो वहाँ तो ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं हैं। जब यहाँ नहीं है तो वहाँ तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है इससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट एक तरफ ये बोल रही है कि हम मेक श्योर करेंगे कि अभी जो भी मार्केट प्लेसेस हों वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो, जो भी पब्लिक प्लेसेस हों, बट कितनी सारी, अब जैसे मैं साउथ दिल्ली की बात करूं, जीके की मार्केट है, जीके 2 की मार्केट है, खान मार्केट है, अभी अभी वो लोधी कॉलोनी की मेन मर्चेंट मार्केट, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक भी इनमें से जगह ऐसी नहीं है जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो। उन्होंने लिफ्ट्स लगा दी हैं, बट लिफ्ट तक जाने के लिए आपको 5 सीढ़ियाँ पहले क्लाइंब करनी। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकलते हैं तो आपके साथ 1, 2, 3 लोग सपोर्ट के लिए होंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट बाहर निकलते हैं तो फिर कहीं न कहीं से फिर आपको उसको बोलना पड़ेगा कि आप मेरी व्हीलचेयर को लिफ्ट करके आप पहले हमें ऊपर तक पहुँचाओ, उसके बाद वो भी उस पे जाएगा लिफ्ट पे। तो बहुत सारी कमियाँ अभी हैं, मुझे लगता है जो गवर्नमेंट को और मतलब उनको समझना ज़रूरी है, जो शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमें अपनी बात को पहुंचाना वहाँ तक बहुत ज़रूरी है। चाहे हम एनजीओज़ मिलकर वहाँ तक पहुँचें, तो हमें एक आवाज़ उठानी तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। वही, एंड आई थिंक कि अब डिसेबल कम्युनिटी धीरे धीरे एम्पावर हो रही है और सब लगे पड़े कि हाँ हम इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, विच इज़ वेरी नाइस। बट वी आर जस्ट होपिंग कि या तो कोई सोशल जस्टिस या कोई भी मिनिस्टर इस चीज़ को देखे, वहाँ तक ये बात पहुँचे और फिर हमारे लिए और सॉल्यूशंस या हमारे लिए और इजी हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हम व्हीलचेयर यूजर्स के लिए हो, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए भी, जो डेफ हैं, मतलब जो जिनको मैं मानती हूँ इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो डे टू डे रूटीन में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ भी नहीं पाते। वो कितना स्ट्रगल के साथ अपनी
डेली रूटीन को करते हैं, उसके लिए वो क्या-क्या सफ़र कर रहे हैं, कैसे वहाँ तक पहुँच रहे हैं, किसी को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। बहुत स्ट्रगलिंग उससे फ़ेज़ से निकलते हैं और सभी की फैमिली इतना सपोर्टिव नहीं होगी कि आपको बाहर निकलने के लिए हर जगह पे सपोर्ट मिलेगी। चैलेंजेस तो हैं ही। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना एनजीओ रन करना शुरू किया, तो उसमें मुझे रहता था, पहले मैं खुद स्पोर्ट्स में थी, एथलेटिक्स में रही, उसके बाद मैं 10 मीटर एयर पिस्टल में आई। तो उसमें भी मेरे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं 2-3 साल अपना प्रैक्टिस कर पाई, मेरे काफ़ी गोल्ड मेडल रहे उसमें। उसके बाद मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मैं स्पोर्ट्स से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं अपना एक एनजीओ रन करना चाहती हूँ, तो मैंने उनके लिए व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स और क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाना शुरू किया। जब हमारी एनजीओ हर साल एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हम, जिसमें हम 6 स्टेट या 4 स्टेट के प्लेयर्स को फरीदाबाद में उनको बुलाना, उनको स्टे कराना, उनका पूरा एक्सपेंस हम उठाते हैं और उनके लिए गेम्स अरेंज कराना, और उससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, उनको घर से निकलने का एक अच्छा चांस लगता है। जो लोग बहुत सालों से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्लेयर्स में बहुत चेंजेस आए हैं, और कुछ अभी प्लेयर्स तो नेशनल लेवल तक भी खेलने लगे हैं। तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर मैं स्पोर्ट्स में अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में नहीं हूँ, पर मैं उनके लिए गेम्स ऑर्गेनाइज कराने के बाद, मैचेस ऑर्गेनाइज कराने के बाद, मैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से आज भी जुड़ी हुई हूँ। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार हम गवर्नमेंट से कोई ना कोई ऐसी हेल्प चाहते हैं कि टीम को कहीं ना कहीं स्टे कराने के लिए, टीम के लिए खेलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्टेडियम, ग्राउंड्स होने चाहिए। कई बार व्हीलचेयर यूजर्स के लिए इतने अच्छे ग्राउंड्स नहीं होते हैं, और कई जगह पर यहाँ ग्राउंड्स होने के बाद भी मना कर दिया जाता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि उनको भी सोसाइटी में उतने ही ऐसे राइट्स मिलने चाहिए, जैसे एक नॉर्मल प्लेयर्स के लिए है, तो उनके लिए क्यों नहीं? उनका स्ट्रगलिंग फेज़ है, तो ज़रूरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको, हमको, हम सबको, सोसाइटी वालों को एक उनके लिए फ़ाइट करना और उनके राइट्स के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही व्हीलचेयर क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया एंड आई थिंक श्रीलंका के, उसमें दिल्ली में ही था, एंड वहाँ पे स्टेडियम में कूलर्स तक नहीं थे। इतनी गर्मी में उन्होंने कूलर्स या फैंस भी ढंग से अरेंज नहीं कर रखे प्लेयर्स के लिए, या फिर जो भी बाकी के और लोग हैं। तो आई थिंक बहुत लैक कर रही है गवर्नमेंट। अब बिजनेस पे आते हैं कि आप भी बिजनेस में हैं, मैंने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एंड हम दोनों के ही बिजनेस जो हैं वो थोड़ी मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है। तो डू यू थिंक कि जो वर्कर्स हैं या जो बाकी के स्टाफ है, उन्होंने उतना इजीली एक्सेप्ट करते हैं, एक तो बी अ वुमन एंटरिंग इनटू अ मेल डोमिनेंट बिजनेस एंड वुमन ऑन अ व्हील चेयर एंटरिंग इनटू सोसाइटी में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं बिज़नेस में आई थी और मेरे ब्रदर ने मुझे ट्रेंड किया, तो मुझे नहीं महसूस हुआ कि मुझे एक्सेप्ट करने में स्टाफ में, वर्कर्स में वो प्रॉब्लम आई। कई बार आती है, क्योंकि आप व्हीलचेयर पर हैं, ये एक थोड़ा-सा और बड़ा चैलेंज हो जाता है। पर मुझे लगता है कि अगर आपका बहुत विल पावर स्ट्रांग है, मेंटली आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हो, तो ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। और जैसे कभी-कभी मुझे लगता है कि व्हीलचेयर, ये जो नॉट व्हीलचेयर बट ये जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, इसमें लोग ना बहुत बटे हुए हैं कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो बड़े सारे लोग हैं जो एक जेलिसी फैक्टर रखते हैं उस चीज़ को लेके, या एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं उस चीज़ को लेके। फिर कितने सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप पता नहीं कैसे इतनी चीज़ें कर लेते हो, मैं होती तो मैं तो बेड से भी ना उठती, या मैं एक डिसेबल्ड हूँ, मैं तो बेड पे ही बैठे रहती हूँ, मैं इतना
डिप्रेशन में हूँ या क्या है। तो एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी आगे चला रहे हैं और थ्राइव कर रहे हैं उस ज़िंदगी में। दूसरी तरफ लोग हैं जो एक बहुत ही नेगेटिव बबल में ये सोच के कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो चलो एक मेंटल एस्पेक्ट हो गया, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखते हैं। तो मुझे वो लग रहा वैसा है क्यों है? कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो। पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। जब हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग उसमें आ चुकी है, तो हमें जो चीज़ें जहाँ से सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, घर में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम उसी को अपने लाइफ में रखें और नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि उससे लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो चॉइस तो हमारी है कि हमें बहुत कुछ पॉजिटिव है उसको देखना है, या सिर्फ 2-3 नेगेटिव लोगों की बात को लेकर अपनी लाइफ को, अपने माइंड को डिस्टर्ब करना है। तो उन सब चीज़ों को मुझे लगता है इग्नोर कर देना चाहिए, जो पॉजिटिव है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कि कई बार कई लोगों को व्हीलचेयर पे आने के बाद सोसाइटी में फेस करना, या रिलेटिव्स में कई बार फंक्शंस में इधर उधर आना जाना, कई लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, तो आप उसमें आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब कहीं जाना होता है तो? मुझे ऐसा लगता है कि लोग को ना ये फैक्टर बहुत ज़्यादा खलता है कि अब हम एक व्हीलचेयर पे आ गए हैं। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कहीं से भी कहीं तक कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, सब लोग डांस कर रहे होंगे डीजे पे, मेरे को अलग से बैठे रहना पड़ेगा, लोग अलग तरीके से खाएंगे, मैं उनके साथ जाके, या फिर जो लोग खड़े होके वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मैं वहाँ पे उस चीज़ का पार्ट नहीं बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। तो वो इतनी ओवर थिंकिंग, आई थिंक उनका दिमाग इसी चीज़ में रन कर रहा होता है, बजाय कि ये सोचने में कि मैं ये जो फियर है, ये जो मेरा थॉट चल रहा है, उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ, या कैसे उस चीज़ को हम बेटर कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आई थिंक, और इसमें ना दोनों पार्टीज का वो होता है, जो डिसेबल्ड है या जो व्हील चेयर पे है, उनको भी थोड़ा ये करना चाहिए कि नहीं, मतलब इट इज़ ओके, वो मेरा नॉर्मल है। अभी मैं ठीक है ये सोच के, मैं कल को ऐसा तो हो नहीं जाएगा ये इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। ऑल्सो जो उनके पियर्स हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनको ना वो चीज़ थोड़ी नॉर्मलाइज करनी भी ज़रूरी है, बजाय कि ये उनको बार बार मुझे जताने लगता है कि कई बार अगर तो फैमिली सपोर्ट करती है तो आपके लिए वो चीज़ें इजी हो जाती हैं। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो लगता है कि ये तो अब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको क्या ही साथ लेके जाना, चलो ये घर पे रेस्ट कर लेगा, हम चले जाते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, जो भी व्हीलचेयर यूज़र्स, जो भी स्पेशली एबल्ड, हम दोनों की ये टॉक सुन रहे हैं या उन तक बात ये पहुँच रही है, तो हर फैमिली का मुझे लगता है एक ड्यूटी बनती है कि आपके घर में कोई भी स्पेशली एबल्ड बच्चा है, तो उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा हेल्प फैमिली कर सकती है। अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो सोसाइटी में उसको बाहर निकल कर उसको फेस करना उसके लिए बहुत छोटी सी बात हो जाती है। और अगर एक बार वो बाहर निकल कर काम करने लग जाता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम कुछ भी मायने नहीं रखती। माइंडसेट अगर उसका पॉजिटिव है तो लाइफ में उसके लिए कुछ भी करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे लगता है लाइफ बहुत ईज़ी है फिर। एक और चीज़ पे आते हैं कि अभी जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, आप चाहे व्हील चेयर्स ले लीजिए या और भी जो इक्विपमेंट्स आते हैं जो एक ज़रूरी है, मतलब अगर मैं नहीं चल सकती तो मेरे लिए तो व्हील चेयर मेरी ज़िंदगी है ना। बट ये इतनी एक्सपेंसिव आती हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव। मुझे लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट को या फिर जो कंपनीज जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको इसके ना रेट्स थोड़ा नॉर्मल उस पे लाने चाहिए। इतना कॉस्ट हाई नहीं होना चाहिए कि सब लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनकी रीच नहीं होती, अ, सब लोग उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, जबकि रूटीन की चीज़ें हैं वो, उसके बिना उनकी लाइफ नहीं चल सकती। वो उनके लिए लग्ज़री नहीं है, वो उनके लिए एक एक ज़रूरत है।
तो कहीं ना कहीं रेट्स कम होने चाहिए, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम एनजीओ के लिए भी कहीं से व्हीलचेयर परचेज करते हैं तो आप इस बात को नोट करिएगा, जब हम परचेज करते हैं तो कई बार उसकी क्वालिटी इतनी लो होती है कि व्हीलचेयर यूज़र के लिए वो किसी काम की नहीं होती है। आपने उसको डोनेट किया तो मुश्किल से साल भर चलेगी, और जबकि उसकी लंबी इंजरी है, लंबी प्रॉब्लम है, हमेशा उसको व्हीलचेयर पे रहना है। मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए और कॉस्ट कम कर देनी चाहिए। अपने प्रॉफिट्स इन्हीं चीज़ों में ही कम से कम नहीं ढूंढने चाहिए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीद सकें। कंफर्ट उनके लिए वो एक शौक पूरा करना नहीं है, कंफर्ट मतलब उनकी एक ज़रूरत है, उसको समझना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि अभी वो शायद लोग उतना समझते नहीं है इस चीज़ को। आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल यही सही आप बोल रहे हैं कि लोग इसको ना बिजनेस देखते हैं। ठीक है, बिजनेस है, बट एट द सेम टाइम ये नेसेसिटी भी है कुछ लोगों की। तो लोग आई थिंक वो भूल जाते हैं। अभी जैसे कोई अगर चलो जो लोग हाथ जिनके चल रहे हैं वो फिर भी अपनी व्हीलचेयर मनूवर वो कर सकते हैं कि खुद व्हील से या जो रिम्स है उससे चला सकते हैं। बट जिनके हाथ नहीं चलते हैं, जो मेरे जैसे केसेस हैं, हमारे लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर बहुत ज़रूरी है। बट वो भी इतनी मतलब आप ये लगा लीजिए 60,000 से तो स्टार्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर। तो रूटीन में तो मेडिसन्स तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते लोग। तो आप सोचो कि अगर वो 60,000 की व्हीलचेयर लेने का सोचेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं, बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं जब हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और क्योंकि परचेज कर नहीं पाते, और उनको होता है कि कहीं ना कहीं से हमें कोई डोनेट कर दे, उससे हमारी लाइफ चले। अभी पीछे मैं आपको एक बताती हूँ, अभी 2-3 महीने पहले हमने एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें 120 लोगों को व्हीलचेयर डोनेट करी थी, जिसमें इंडियन ऑयल में ने काफ़ी डोनेशन दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम फुलफ़िल हो सकी। अगर आप उनके चेहरे पे उस टाइम एक स्माइल देखते तो आपको एक बड़ी सैटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ, आज कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि परचेज़ नहीं कर पाते। और इवन कि अगर थोड़ा-सा ख़राब भी हो जाती है तो उसके लिए भी वो डिपेंडेंट रहते हैं कि इसको भी कोई ठीक करवा के दे दे। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है बहुत लोगों की। अगर समाज में, सोसाइटी में बाहर निकलो तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक और कितना काम करने की अभी ज़रूरत है इस सेक्टर पे। बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है, जहाँ की मुझे लगता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं, और बहुत लंबी लड़ाई है ये। सिर्फ सोशल मीडिया पे एक इंस्पायरिंग रील्स, वीडियोस से सिर्फ सब कुछ नहीं होता। अगर आप समाज में देखो तो आज बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली राइट। तो अगर आप आज से मतलब एक हम रेवोल्यूशन शुरू कर दें कि नहीं, हमें तो इस कम्युनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत आगे तक पहुंचाना है, तो आप वो क्या 5 चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा चेंज करना चाहोगे, या सबसे पहले कौन सी 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है और ये गैप हमें ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है? मेनली तो ये है ना कि हर व्हीलचेयर यूज़र के पास वो इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए जो वो खुद से परचेज नहीं कर पाते। ब्लाइंड बच्चों के लिए स्मार्टफोन हैं, जब तक उनके पास नहीं होते वो एजुकेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जिसके बिना वो घर से मूव ऑन ही नहीं कर सकते। एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको क्या लग रहा है कि मेनली क्या गैप आता है इसमें? जैसे मुझे लग रहा है सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी, सबसे ज़रूरी काम जो है वो एक्सेसिबिलिटी का है। आप हमारे आसपास की सराउंडिंग्स एक्सेसिबल बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एक्सेसिबल बनाइए। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो थोड़ी मतलब अफोर्डेबल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। फिर आई थिंक कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी जो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है।
आपने पॉलिसी बना के छोड़ दी, आप उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करोगे? लोगों के अंदर ना सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को थोड़ा फोकस देना ज़रूरी है कि बेशक हम माइनॉरिटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दोगे, बिल्कुल ही इग्नोर्ड एक सेक्शन रखोगे। अगर हमारी ज़रूरतें हैं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन ज़रूरतों को पूरा करना, सिर्फ पेपर पे लिखने से कि हाँ पहले तो हर स्पेशली एबल्ड में एक अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि अगर उसको बाय बर्थ प्रॉब्लम है तो भी उसको हिम्मत करनी है, अगर उसके साथ प्रॉब्लम बाद में आई है तो भी उसको करनी है। अगर अपने विल पावर स्ट्रांग रखो तो आप सोसाइटी में अपने राइट्स के लिए कहीं ना कहीं लड़ सकते हो। अगर आप खुद से ही वीक पड़ जाओगे तो सोसाइटी आपको खुद से अपने आप सब कुछ लाकर नहीं देगी। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर निकलने में कभी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करो कि मैं व्हील चेयर पर हूँ तो मुझे पहले जैसा लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो समाज को बदलना फिर भी कुछ आसान है। पहले खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बस मैं लास्ट क्वेश्चन अब ये रखते हैं कि आपको डिसेबल्ड वर्ड, मतलब कई ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या वर्ड यूज़ करें, डिसेबल्ड की तरह करें। कईयों को लगता है कि डिसेबल्ड नहीं सही वर्ड है, हमें स्पेशली एबल्ड करो। तो आपका क्या ओपिनियन है इस? मेरा मानना है कि इसको डिसेबल्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। सभी का अपना अपना ओपिनियन है। मेरे हिसाब से स्पेशली एबल्ड करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी ज़रूर होती है, कई बार हम पहचान नहीं पाते, और वो नॉर्मल से भी कई बार बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें कर पाता है। सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो अगर हम उसको ये वर्ड से बुलाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी क्वालिटीज़ डिसेबल्ड बोलने से कम हो जाएंगी और स्पेशली एबल्ड से ज़्यादा हो जाएंगी, मुझे लगता है, पर स्पेशली एबल्ड बोलना ज़्यादा बेटर है, कि उसमें कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी है, उसको और ज़्यादा पावर देता है, उसको और ज़्यादा हिम्मत देता है। मैं ऐसा फील करती हूँ। आपको कैसा लगता है? मैं तो कुछ डिफरेंस नहीं मानती ऑनेस्टली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगता। अगर मैं कुछ चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, चाहे मैं 10 चीज़ और कर सकती हूँ, बट एक वो जो नॉर्म बन गया है उसके हिसाब से अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो इट्स ओके, मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको लगता है मैं डिसेबल्ड हूँ, हाँ हूँ, तो मेरे लिए वो कोई छोटी बात नहीं है, या मेरे लिए वो वर्ड कोई बुरा नहीं है। जितना अच्छा एक एबल्ड बॉडी है उतनी ही अच्छी एक डिसेबल्ड बॉडी भी है। हाँ, तो अब आप डिसेबल्ड बुला लो, आप स्पेशली एबल्ड बुला लो, आप कुछ भी बुला लो, मेरे को उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। इसको और भी बोल सकते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं ऐसा ह्यूमन बीइंग आपको बहुत इंस्पायर भी करता है, कि अपनी क्वालिटीज से वो बहुत कुछ ऐसा कर जाता है कि कई बार वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी नहीं कर पाते हैं। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। तो मुझे लगता है कि मेनली तो यही है कि अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी, अपना मेंटली अपने आप को पॉजिटिव हमेशा, हर वक्त हमेशा पॉजिटिव रखना, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क करोगे तो लाइफ इजी होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच माधवी जी। आई होप गवर्नमेंट को एक मैसेज मिले, हमारी सोसाइटी को एक मैसेज मिले, उन डिसेबल्ड लोगों को एक मैसेज मिले जो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करके रखे हुए अपने आप को। इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन डिसेबिलिटी ऑन डिसेबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।